हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेटा पिछले क्लास में हमने टॉर्क के बारे में डिस्कस किया था और टॉर्क में हमने इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस किया था। इक्विलिब्रियम बताया था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होता है तो इक्विलिब्रियम होता है। अब उसी की आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या होना चाहिए, बॉडी के ऊपर में आपको क्या देखना है, नेट फोर्स। नेट फोर्स शुड बी जीरो एंड नेट टॉर्क शुड बी जीरो एट एनी पॉइंट। अगर किसी एक पॉइंट पे नेट टॉर्क को जीरो प्रूफ कर दोगे तो उसके सारे पॉइंट पे टॉर्क जीरो हो जाएगा एंड बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो देखो, इसको समझने के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं और देखते हैं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे एक क्वेश्चन हमने लिया, मान लो कि ये कोई आयरन रॉड है, ये आयरन रॉड है और इसके एक एंड पे मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगाया। एक दूसरे एंड पे मान लो यहां पे आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, इस रॉड की लेंथ 10 मीटर है, 10 मीटर है। आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फोर्स कहां पे लगाएं, फोर्स की पोजीशन कहां पे होगी। फिर पूछा जा रहा है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा और किस पॉइंट पे लगाएं कि ये जो रॉड है इक्विलिब्रियम में जहां है वहीं पे रहे। तो आपसे पूछना, फर्स्ट पार्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा। दूसरा है कि किस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, किस पॉइंट पे लगाएं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और जिससे कि सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, और कितने एंगल पे लगाया जाए, ये चीज है कितने एंगल पे। तो देखते हैं। देखो बेटा, कोई एक ऐसा पॉइंट ले लो जहां पे टॉर्क को जीरो अगर हम प्रूफ कर दें तो बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। तो देखिए 10 न्यूटन का फोर्स नीचे से लग रहा है, इधर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट में आप रिजॉल्व कर सकते हो। एक फोर्स आपका 8 न्यूटन इधर लगेगा और इधर 6 न्यूटन लगेगा। 10 cos 37 निकालोगे, cos 37 4/5 होता है, तो 8 न्यूटन लगा। अब देखो 10 न्यूटन और 6 न्यूटन ये दोनों मिलकर मान लो कि मैं इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहा हूं नीचे की तरफ, ये अपना 16 न्यूटन का फोर्स लगेगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी आ गई। अब आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछ रहा था, तो एक फोर्स तो 8 न्यूटन का इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा। नेट फोर्स हो जाएगा 16 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। नेट फोर्स भी पूछ रहा था ना, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो 16 न्यूटन नीचे की तरफ, 8 न्यूटन यहां पे, तो नेट फोर्स वुड बी दिस इज द एफ नेट। एफ नेट कितना आ जाएगा, 16 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कर लोगे, 8 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये तो नेट फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई। समझ में आ रहा है। अब देखो कितने एंगल भी पूछ सकता है ना कि नेट फोर्स वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो निकाल लो कि tan थीटा इक्वल्स टू 8/6 करोगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 8/16 करेंगे, दैट इज 1/2। ये तो ट्रांसलेशनल की बात हुई। अब बॉडी को इक्विलिब्रियम में करने के लिए हमें इसका टॉर्क भी तो जीरो करना पड़ेगा, या किस पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे जिससे बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, मतलब जहां है वहीं पे हो। तो उसके लिए आप देखिए, मैं मान लेता हूं कि इस कॉर्नर से, ये कॉर्नर है, कॉर्नर से x डिस्टेंस पे हमने फोर्स लगाया, तो ये टोटल 10 है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी 10 - x। ठीक, अब देखो, अब टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकालने के लिए अगर आप एक ऐसा पॉइंट चूज करो जहां पे मैक्सिमम फोर्स जीरो हो जाए, तो इस पॉइंट पे चूज करने से काम नहीं होगा। अगर ये पॉइंट अगर हम लेते हैं, इस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकाल दें, मान लो ये पॉइंट बी है, तो वहां पे इसके चलते
टॉर्क 0 होगा 8 न्यूटन के चलते, क्योंकि वहीं से पास कर रहा है, टॉर्क 0 होगा। इस 8 के चलते भी टॉर्क 0 हो जाएगा, उसी एक्सिस उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं ये फोर्स, तो टॉर्क विल बी 0। तो अब आपको टॉर्क प्रोड्यूस किसके चलते होगा, एक 10 न्यूटन के चलते और एक 16 न्यूटन के चलते। तो 10 न्यूटन और 16 न्यूटन का टॉर्क कैसे निकालोगे? जैसे ये 10 न्यूटन है तो ये 16 है, और आप इस पॉइंट के अराउंड निकाल रहे हो, इस पॉइंट के अराउंड निकाल रहे हो, तो क्या होगा 10 इंटू 10, यहां से यहां तक 10 है, तो 10 न्यूटन का टॉर्क हो जाएगा 10 इंटू 10, दैट इज 100 न्यूटन मीटर। 16 का यहां से कितना होगा, 16 का देखिए ये डिस्टेंस 10 माइनस एक्स होगा, तो 16 का टॉर्क होगा 16 इंटू 10 माइनस एक्स। और टॉर्क की डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं, जैसे देखिए ये आर क्रॉस एफ निकालिए, ये आर है और ये एफ है, एफ नीचे की तरफ लग रहा है ना, तो आर क्रॉस एफ डायरेक्शन निकालने तो आता होगा आपको, ये है आर और ये है एफ, तो आर क्रॉस एफ करोगे तो बाहर की तरफ, और यहां आर क्रॉस एफ करोगे तो अंदर की तरफ, तो ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो कितना आ गया, ये आ गया 16 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 100। तो एक्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका निकल गया यहां से, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 160 माइनस 16x इक्वल्स टू 100। तो आ गया 60 इक्वल्स टू 100 को इधर ले आए तो 60 इक्वल्स टू 16x, तो x की वैल्यू आप निकाल लोगे 60 बाई 16, दैट इज 30/8, दैट इज 15/4 मीटर फ्रॉम दिस एंड, फ्रॉम एंड ए। तो क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एक रॉड दिया हुआ था, यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स नीचे से लग रहा था और एक फोर्स एंगल पे लग रहा था, 37 डिग्री के एंगल पे लग रहा था। तो बताओ कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो उस पॉइंट पे नेट फोर्स कितना होगा, और नेट फोर्स कितना होगा, उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। उसके बाद आपसे पूछा कि बॉडी को इक्विलिब्रियम होने के लिए नेट फोर्स शुड बी 0 एंड नेट टॉर्क शुड बी 0। तो हमने कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट जहां पे टॉर्क को 0 कर दिया, तो इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पे टॉर्क 0 होगा। समझ में आया? ये 10 है, ये 6 है, ये 6 एक्चुअली ऊपर की तरफ एरो होगा, तो 10 प्लस 6 16, तो 16 न्यूटन ऊपर से लगेगा, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में हुई। अब टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जिसपे मैक्सिमम फोर्स का टॉर्क 0 हो जाए। तो हमने ये पॉइंट कंसीडर किया, उसमें 6 का 8 का और इस 8 का 0 हो गया। तो अब आपका क्या बचा, एक 16 बचा, एक 10 बचा। तो 16 का टॉर्क क्या होगा, 16 इंटू 10 माइनस एक्स, वही किया 16 इंटू 10 माइनस एक्स। डायरेक्शन आप देख लोगे, डायरेक्शन आप देख लोगे, आर क्रॉस है बाहर की तरफ, ये आर को आगे बढ़ाओ, एफ बाहर की तरफ, यहां पे आर को आगे बढ़ाओ, एफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा। तो इसके लिए क्या किया, 16 के लिए 16 इंटू 10 माइनस एक्स, और इस 10 का हो गया 10 इंटू 10 माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पे हमने टॉर्क को इक्वेट कर दिया, और हमसे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम 15/4 मीटर फ्रॉम दिस एंड। दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। फोर्स के बारे में आप इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करते हैं, कर सकते हो। इसमें आपने क्या सीखा कि आपको मैक्सिमम पॉइंट, उस पॉइंट के अराउंड टॉर्क निकालो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स के द्वारा एग्जर्टेड टॉर्क 0 हो जाए। तो कैलकुलेशन आसान हो गया, अदरवाइज आप वहां से भी निकाल सकते थे, जहां एक्स डिस्टेंस लिया वहां तो थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड हो जाता। अब देखो, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, जो लैडर प्रॉब्लम होता है। मान लीजिए कि ये एक लैडर है, लैडर सीढ़ी प्रॉब्लम नाम सुना होगा, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ये सपोर्ट है, दीवार है, और यहां पे एक सीढ़ी ऐसे लगा दिया, लैडर लगा दिया। इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं है, म्यू 0 है, लेकिन यहां पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिसल जाएगी सीढ़ी, लैडर फिसल जाएगा। उसको बचाने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। तो इसको एनालिसिस करते हैं कि इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व। मान लो ये एंगल थीटा है, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहले ये एनालिसिस करो। आपको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन एक N1 इधर लगेगा, उसको N1 मान लिया। एक नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा, उसको हमने N2 एज्यूम कर लिया, ठीक है। और एक
अच्छा, इस लैडर की लेंथ अगर मान लीजिए कि L है, तो ये एक सेंटर ऑफ मास पे इसकी वेट लगेगी mg। इतनी बात समझ में आ गई। और एक फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा F, तभी तो नहीं फिसलेगा। तो इस बॉडी का अगर फ्री बॉडी, इस लैडर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ लग रहा है N1, दूसरे वाले पॉइंट पे यहां लग रहा है फ्रिक्शन, यहां लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन N2 मान लिया, ये सरफेस जो इस पे एग्जर्ट कर रहा है, और एक सेंटर ऑफ मास पे उसकी वेट लग रही है नीचे की तरफ, और ये टोटल लेंथ इज L, तो दिस लेंथ इज L/2, टोटल लेंथ इज L। ठीक, तो अब आप देखो इसको इक्विलिब्रियम में क्या देख रहे हो कि N2 इज बैलेंस बाय mg एंड N1 इज बैलेंस बाय f। देखो N1 और f का डायरेक्शन, तो पहला इक्वेशन तो यही हो गया, N1 बराबर f एंड N2 बराबर mg। N2 mg को बैलेंस करता है। ये तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो गई। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात देख लेते हैं। तो फिर टॉर्क, नेट टॉर्क को जीरो करना पड़ेगा। तो आपको कोई एक ऐसा पॉइंट चूज करो जहां पे मैक्सिमम टॉर्क निकालना आसान हो। तो इसका तो जी इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस N2 का टॉर्क जीरो, ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसका टॉर्क जीरो। तो टॉर्क होगा किसका? इस वेट का होगा, इस mg का होगा, होगा ना, इस mg का होगा, एक N1 का होगा। ये दो फोर्सेस आपके पास बच गए। तो इन दोनों का mg का क्या होगा? ये एंगल मान लो थीटा है, थीटा है, तो ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये फ्रिक्शनल फोर्स था, इसको नीचे की तरफ, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से इस पॉइंट के अलोंग हम टॉर्क निकाल रहे हैं। तो यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L/2 cos थीटा होगा। mg का निकल गया, mg का निकल गया। डायरेक्शन देखो बाहर की तरफ। फिर उसी तरीके से N1 का निकालो, N1 का टॉर्क, तो N1 फोर्स उधर है, तो फोर्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये होगा इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पूरा L है और ये थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? L sin थीटा। ये इतना समझ में आ गया होगा बेटा। तो दो ही फोर्स का टॉर्क निकलेगा इस पॉइंट के अलोंग, बाकी तो जीरो हो गए। तो अब आप क्या लिखोगे? देखो इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ और इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ, इस पॉइंट के अलोंग निकाल रहे हो ना, अंदर जा रहा है, और इसी पॉइंट से घुमाओ तो ये बाहर आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो इस mg का टॉर्क अबाउट द पॉइंट O क्या लिखोगे? mg इंटू L/2 cos थीटा, mg इंटू L/2 cos थीटा इज इक्वल्स टू N1 इंटू L sin थीटा। देख रहे हो ना, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L sin थीटा है, तो N1 इंटू L sin थीटा निकल गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके पास एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और एक इक्वेशन ये है। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। इतनी बात समझ में आ रही है? इतना समझ में आ रहा है? तो N1 F के बराबर है। तो अगर फ्रिक्शन पूछे तो फ्रिक्शन की फोर्स आप निकाल सकते हो। अब यहां से देखो L से L काट दो। अब उसके बाद क्या बचा? mg/2 cos थीटा बाई sin थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा। sin थीटा को उधर ले गए, cot थीटा बराबर N1 F के बराबर है। तो दिस इज, अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा mg/2 cot थीटा, cot थीटा, cot थीटा। दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी लेस देन म्यू इंटू n। n क्या है? नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू n2। n1 इज f, और f को ये n1 f के बराबर है, और f को क्या लिख सकते हो? म्यू इंटू n लिख सकते हो बच्चों, म्यू इंटू n2, और n2 किसके बराबर है? mg के बराबर है। देख रहे हो ना, म्यू इंटू n2 इज mg। तो ये क्या हो जाएगा? mg/2 cot थीटा शुड बी इक्वल टू लेस देन म्यू इंटू mg। तो म्यू की भी वैल्यू आपसे पूछी जाए तो म्यू, दिस इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन शुड बी लेस देन, नहीं फिसलने के लिए ये फ्रिक्शन इससे कम होना चाहिए। तो म्यू की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। म्यू कितनी होनी चाहिए? cot थीटा बाई 2 होनी चाहिए। समझ आया? समझ आया आपको? समझ आ गया होगा। कुछ नहीं, इसमें हमने बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, फोर्स दिखाया, नॉर्मल रिएक्शन N1 N2, वेट को नीचे दिखाया। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या लिखोगे? N1 की डायरेक्शन इधर, फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर। तो पहला इक्वेशन हमने लिख दिया N1 इज इक्वल्स टू F। वर्टिकल में देखो N2 ऊपर लग रहा है, mg नीचे, N2 बराबर mg। फिर उसके बाद टॉर्क को भी जीरो करना पड़ेगा। तो टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट निकाला, इस पॉइंट निकाला। तो
तो इसके चलते और इसके चलते तो टॉर्क होगा नहीं, इसके चलते हुआ तो mg इंटू एल बाई टू कॉस थीटा बराबर n1 l साइन थीटा। n1 l साइन थीटा डायरेक्शन आप समझ गए होंगे, बाहर अंदर। तो ये इक्वेशन आपको एक मिल गया। क्या मिला? देखो l से l काट दिया तो mg बाई टू कॉट थीटा बराबर n1 मिला। n1 जो है ये n1 हमारे पास आ गया, लेकिन समझ आ रहा है ना, दिस इज द n1 अगर पूछे तो n1 की वैल्यू ये है। आपसे अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछे या एंगल पूछे तो आप इसको इसके साथ खेल सकते हो ना। और n1 किसके बराबर है? n1 f के बराबर है, इसलिए n1 को हमने f लिख दिया। और f किसके बराबर है? f इज इक्वल टू म्यू इंटू n2 लिखा, और n2 किसके बराबर है? mg के बराबर। तो mg से mg कट गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। तो लैडर प्रॉब्लम में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। लैडर प्रॉब्लम को ऐसे ही एनालिसिस करते हैं। अब देखो इसी प्रॉब्लम में थोड़ा सा और आपसे पूछ दे, इसी टाइप का प्रॉब्लम हो, और उस प्रॉब्लम में मान लो किसी बॉडी को बैठा दे, किसी लड़के को या लड़की को बैठा दे, और आपसे पूछ ले कि म्यू क्या होगा, थीटा क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताओ, तो बता सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो थर्ड क्वेश्चन अगर इसी टाइप का क्वेश्चन अगर लें, और उस क्वेश्चन में अगर मान लो कि ये अपना लैडर है, और लैडर पे किसी को बिठा दिया है, मतलब मान लो किसी लड़के को उस पे बिठा दिया जिसका वेट कुछ है 40 केजी 50 केजी, थोड़ा सा इसको चेंज कर देगा, तो आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये लैडर है, ठीक है, लैडर की लेंथ 10 मीटर है, 10 मीटर। अगेन फ्रिक्शन इज एयर, जीरो फ्रिक्शन नीचे वाले सरफेस में है, वो सब आपको समझ में आ रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर इस सरफेस के द्वारा बाहर लगेगा, यहां नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, बना लिया। फिर इसकी वेट नीचे की तरफ लगेगी, और मान लो कि यहां पे किसी बच्चे को बिठा दिया, तो अब इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? मान लो यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस में बिठा दिया, और टोटल डिस्टेंस इज 10 मीटर। लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है? 10 है, ऐसा दिया हुआ है। लेंथ ऑफ द लैडर इज 10 मीटर। मास ऑफ द बॉय इज मान लो 40 केजी मान लिया, 40 केजी या 50 केजी जो मन करे सो मान लो, 50 केजी मान लिया। और लैडर की मास ऑफ लैडर मान लिया 20 केजी। तो आप इक्वेशन बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, अलग से लैडर बनाइए। लैडर पे यहां पे एक फोर्स लग रहा है N1, यहां फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है F, यहां लग रहा है N2, यहां सेंटर ऑफ मास से वेट कितना है? लैडर का वेट कितना है? 20 केजी, तो 200 न्यूटन होगा mg। और ये लड़का जो खड़ा है यहाँ पे, उसका मास कितना है? 50 केजी, तो 500 न्यूटन नीचे लगा। ये 2 मीटर पे है, और तो ये 5 मीटर होगा, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस लड़के की? क्योंकि हम यहां पे टॉर्क इस एक्सिस के अलोंग निकालना चाहते हैं, 8 होगा। तो बस अब इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या लिखोगे? पहले तो n1 बराबर f होगा, और n2 बराबर 500 प्लस 200 700। तो इक्वेशन क्या बनेंगे? इक्वेशन बनाइए। पहला इक्वेशन उसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। n1 इज इक्वल टू f, अगेन n2 इज इक्वल टू 700 न्यूटन, और ये एंगल कुछ दे दिया है 53 डिग्री। n2 इक्वल टू 700 न्यूटन हो गया, तो ये तो हो गया। और अब टॉर्क निकालो इस पॉइंट पे। ये तो ट्रांसलेशनल की बात हो गई। अब टॉर्क क्या होगी उस पॉइंट पे? देखिए, टॉर्क अभी आपने निकाला है, तो 500 को क्या लिखूं? 500 तो उसकी mg हो गई, 500 इंटू ये 8 है, यहां से यहां तक 8 है, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितनी होगी? 8 cos 53 होगी। 500 इंटू 8 cos 53 प्लस 200 इंटू 5 cos 53। देखो 200 इसका वेट लग रहा है, और यहां से ये डिस्टेंस कितना है? ये 5 cos 53 है, प्लस 200
200 इंटू 5, दिस डिस्टेंस इज 5। सेंटर ऑफ मास है बेटा, सेंटर ऑफ मास पूरा 10 मीटर है ये लंबाई। तो इसको क्या लिखोगे, 200 इंटू 5 cos 53, ये दोनों लगे टॉर्क बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ लगेगा, इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, n1 इंटू, अच्छा यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये देखो इस पॉइंट से, तो ये L sin 53 होगा, n1 इंटू L 10 है इंटू sin 53, बस इसके बाद सॉल्व कर लो, जो निकालना चाहते हो n1 निकल जाएगा, cos 53 sin 53 की वैल्यू आपको पता है। कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही है इसमें कि पहले हमने ट्रांसलेशनल देखा n1 बराबर f इंटू 700 और टॉर्क हमने यहां पे निकाल दिया 500 इंटू, चाहे इस पे आप कितने भी बच्चे बैठा लें, कुछ भी कर लें, यू कैन डू द प्रॉब्लम वेरी इजीली। इसके बाद आपको सॉल्व करना है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन पूछेगा, तो फ्रिक्शन होगा क्या, म्यू इंटू n2 अभी पढ़ाया, और यही फ्रिक्शन n1 के भी बराबर है। n1 आप यहां से निकाल लोगे, इस क्वेश्चन से मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, n1 आप निकाल लोगे फिर n2 निकल जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा एक बच्चे को बिठा दिया जिसका वेट 50 केजी था, तो 500 न्यूटन का फोर्स नीचे, सो यू कैन, अब इस क्वेश्चन से आप आसानी से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर, आई थिंक सो, समझ आ गया बच्चों, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन टॉर्क इक्विलिब्रियम रिलेटेड प्रॉब्लम ऐसे आपको देखने के लिए मिलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो यू कैन डू द प्रॉब्लम वेरी इजीली। अब देखो, अब आगे देखो, एक टाइप का ऐसा भी प्रॉब्लम आता है, आगे देखिए कि मान लीजिए कि कोई फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, मान लो कि कोई फिक्स्ड सपोर्ट है और फिक्स सपोर्ट से मान लो कि किसी बॉडी को लटकाया है, ऐसे लटकाया है, ये बॉडी इस पे लटकी हुई है, ऐसे लटका दिया है, ये मान लो रॉड को लटका दिया है, आपसे पूछता है कि इसकी टेंशन निकालो, T1 एंड T2 निकालो, निकाल जाएगा, T1 एंड T2 आप निकाल सकते हो ना, बहुत आसान है। इसकी लेंथ ऑफ द रॉड अगर मान लीजिए कि L है, तो सबसे पहली बात है कि ये सिमेट्रिकल फिगर है ना, ये सपोर्ट है, तो T1 और T2 तो बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिमेट्रिकल फिगर है, T1 T2 बराबर होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास पे, इसकी मान लीजिए कि मास m है, तो सेंटर ऑफ वेट नीचे की तरफ रहेगी mg, तो पहला ये बात इतनी समझ में आ गई होगी कि T1 T2 बोथ आर इक्वल, तो फर्स्ट इक्वेशन आपका बनेगा T1 प्लस T2 बराबर क्या, mg, हो गया। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल आप इस एक्सिस के अलोंग निकाल लो, टॉर्क किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो, मैं यहां निकालना चाहता हूं, अगर ये मान लो कुछ है, L की बदले मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा, T1 इंटू 5, देखो T1 इंटू 5 और T2 इंटू 5, देखो T2 इधर घुमाएगा ऐसे और वो अंदर, तो दोनों बराबर होंगे, तो आप क्या लिखोगे, टॉर्क अबाउट दिस एक्सिस, सेंटर ऑफ मास, तो T1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू T2 इंटू 5, तो क्या देख रहे हो, T1 बराबर T2 आ गया, तो यू कैन डू द प्रॉब्लम। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वैल्यू देके मास दे देगा 20 केजी का है, तो यू कैन डू द प्रॉब्लम। इस टाइप का छोटा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे, आप टॉर्क निकालने के लिए अपने सहूलियत से कोई भी एक्सिस ले सकते हैं, हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को लिया है, सेंटर ऑफ मास के अलोंग लिया है, तो समझ आ गया ना, सेंटर ऑफ मास के अलोंग लिया है, देखो वो T2 और ये T1, डायरेक्शन देखो, T2 इस पे हाथ घुमाओ बाहर और इसके अंदर, तो दोनों बराबर होंगे, T1 इंटू 5 T2 इंटू 5, तो टेंशन निकल जाएगा। अगर मास मान लो यहाँ पे 20 दिया रहता है, इस बॉडी का मास अगर 20 केजी होता, तो यहाँ पे सीधा क्या लिख देते, T1 प्लस T2 इज 200 और T1 बराबर T2, तो 100 आंसर आ जाता है, 100 न्यूटन। समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करके पूछ दे, ऐसे पूछ दे कि मान लो कि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ दे कि अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लीजिए कि आपसे पूछे कि वो एंड पे नहीं, जैसे मान लो ये है और ये है, यहां से बांध दिया, रस्सी को लटका दिया, यहां से लटका दिया तो भी कर लोगे, यहां से लटका दिया, और इधर वाला जो पोर्शन है वो L/6 है फ्रॉम द एंड, ये रस्सी पूरी यहां तक गई है रॉड,
ये वाली जो चीज है तो L/6 लेंथ को छोड़ दिया। तो इसमें मैं मानता हूं T1 और इसमें मैं मानता हूं T2। इस बार तो T1 T2 अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वहां तो एंड पे था, यहां L/6 डिस्टेंस छोड़ दिया है। तो अब इक्वेशन क्या बनेगा? मान लो इस लैडर की वेट 20 है, 20 केजी है। ये जो मास को हमने हैंग किया हुआ है इसका मास 20 केजी का है। तो निकाल लो। अब इसमें आप टेंशन किसी भी एक्सिस के लॉन्ग निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो, यहां भी निकाल सकते हो, या इसके अलाउंग भी निकाल सकते हो। तो कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, सेंटर ऑफ मास से निकालोगे तो लंबा होगा। मैं इसके इस पॉइंट के अलाउंग निकालना चाहता हूं, ए पॉइंट के अलाउंग। ए पॉइंट लेने से क्या होगा कि इसका टॉर्क जीरो हो गया, इसका टॉर्क जीरो हो गया और इसकी वेट तो नीचे की तरफ लगेगी। तो पहला इक्वेशन तो अपना यही बनेगा, T1 प्लस T2 बराबर mg। ये फर्स्ट इक्वेशन बना, m की वैल्यू आप डाल लेना। दूसरा इक्वेशन, इसकी तो टॉर्क जीरो हो गई, mg की कितनी हो जाएगी? mg की ये L/2 है, तो L/2 है। हम इस पॉइंट के लॉन्ग निकालना चाहते हैं। तो यहां से ये mg कितना दूर है? L/2 डिस्टेंस दूर है, तो ये हो जाएगा mg इंटू L/2 बन गया। फिर ये पॉइंट यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? टोटल L है, L में से L-6 कर दो तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? L माइनस L/6, 5L/6। तो ये हो जाएगा अपना T2 का। T2 का क्या होगा? T2 इंटू 5L/6। समझ आया? समझ आया? 6 एलसीएम ले लोगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इस पॉइंट के अलाउंग बाहर और इसकी डायरेक्शन अंदर। तो दोनों को इक्वेट कर देंगे हम, T1 T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। L से L काट दोगे, T2 निकल गया यहां से, T2 निकल गया, 2 3 जा 6। T2 की वैल्यू कितनी आ गई? 3mg/5। T2 आ गया 3mg/5। तो T1 डाल के उसमें निकाल लोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको देखना चाहिए कि किस पॉइंट पे जीरो हो जाता है। आप इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हो। तो इस पॉइंट पे ये T1 जीरो हो गया, T1 जीरो हो गया तो T2 मिल जाएगा। T1 जीरो हो गया तो इस पे दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक mg लग रहा है, एक T2 लग रहा है। तो mg का इस पॉइंट के अलाउंग टॉर्क क्या होगा? mg इंटू L/2। T2 का इस पॉइंट के अलाउंग टॉर्क क्या होगा? वो होगा T2 इंटू 5L/6। इस टाइप के क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में, ये इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान है बेटा जी। ये समझ में आ गया? इसमें तो दो ही काम करना है। ट्रांसलेशनल में देखो, ऊपर नीचे के फोर्स को बराबर कर लो, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को इक्वल कर लो। उसके बाद रोटेशनल में टॉर्क के लिए एक ऐसा पॉइंट ढूंढो जहां पे करना आसान हो। अदरवाइज टॉर्क आप किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो डिफिकल्ट होगा। दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अभी देखो बेटा, अभी देखिए कि मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो। मान लो कि कोई ये स्क्वायर है, ये मैं बना रहा हूं। अभी तक तो हम लोग 2 डायमेंशनल बॉडी की बात कर रहे थे। मान लो कि ये स्क्वायर टाइप की बॉडी है और यहां पे इसको हिंज से फिक्स किया हुआ है, ये हिंज। तो यहां अगर रस्सी हम इधर बांध दें तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये हिंज है, फिक्स्ड है, नीचे गिरना चाहता है तो इस रस्सी को हमने यहां सपोर्ट से बांध दिया तो ये जो स्क्वायर है वो नीचे फॉल नहीं करेगा। तो रस्सी में तो जानते हो, रस्सी में तो टेंशन फिक्स्ड होती है, तो टी लगा। लेकिन हिंज का कोई फिक्स्ड टेंशन, हिंज के फोर्स के बारे में हम नहीं जानते हैं। और दूसरी चीज की इसके सेंटर ऑफ मास से इसकी वेट नीचे की तरफ लगेगी, इक्विलिब्रियम की बात अगर करें तो। हिंज जहां भी दिखाई दे, हिंज का कोई फिक्स्ड फोर्स तो नहीं होता। तो इसको हमेशा रिजॉल्व कर लो दो कंपोनेंट में, एक NX नॉर्मल रिएक्शन एक्स एक्सिस और एक NY, और उसके बाद सॉल्व कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो छोटा सा था। तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगा? वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? NY प्लस T इज इक्वल्स टू mg, एक इक्वेशन। NX में तो कुछ है ही नहीं, तो NX बराबर अराउंड द एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जीरो। ट्रांसलेशनल और सेंटर ऑफ मास के अलाउंग अगर मोमेंट वो निकालोगे, टॉर्क निकालोगे, तो दोनों का डिस्टेंस बराबर है। तो क्या हो जाएगा? NX इंटू 5, एंड NX तो जीरो ही है तो कुछ होगा ही नहीं सेंटर ऑफ मास के अलाउंग। T इंटू कुछ भी करोगे, 5 या डिस्टेंस ले लोगे तो। समझ आया?
तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई बॉडी हिंज से सपोर्टेड है तो यू नीड टू रिजॉल्व द फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द बॉडी इन टू कंपोनेंट nx एंड ny इन टू डायरेक्शन। ये डायरेक्शन टेढ़ा मेरा भी हो सकता है, टेढ़ा मेरा भी हो सकता है, लेकिन आपको रिजॉल्व करने के ऐसे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो